Let's see the classification of matrices. There are two major classifications of matrices, one on the basis of the order of the matrices, and the other classification, the second classification, is on the basis of the determinant of a matrix. Matrix, we know, resembles what? It's an array or an arrangement. So if I have a matrix in general of order m by n, where order of the matrix is m by n. तो दो मेजर क्लासिफिकेशन है, ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन है मैट्रिसेस के, एक ऑर्डर के बेसिस पर है और दूसरा डिटर्मिनेंट के बेसिस पर है. ऑर्डर के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन, उसकी फर्दर दो सब ग्रुप्स में क्लासिफाई हो जाता है एज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. और जो डिटर्मिनेंट के बेसिस पर है वो भी फर्दर क्लासिफाई हो जाता है इनटू टू सब कैटेगरीज, वन इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, द अदर एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं. और सिंगुलर को हम लोग कहते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं. सो if you look at the broadly look at the classification of matrices, it is दो conditions पर classify हो रहा है, एक order के basis पर into square matrix and rectangular matrix, and the other on the basis of the determinant of a matrix, और वो भी classify हो रहा है further into singular and non-singular matrices, or I can say invertible and non-invertible matrices. अब यहाँ डिटर्मिनेंट की बात हो रही है. लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस डिटर्मिनेंट, डिस्कस डिटर्मिनेंट ऑल्सो. डिटर्मिनेंट को मैं जस्ट आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ. फर्दर वी मूव ऑन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स. क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट की बात की है, व्हाट डू मीन बाय डिटर्मिनेंट? तो अगर मैट्रिक्स अरेंजमेंट था, एरे था, अरेंजमेंट था, तो डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट विल बी ट्रीटेड एज ए function. Determinant is nothing but function. You already know about function. So how do we define determinant? So mathematically, it is a function denoted by delta defined from set M to R. What is this M? What is this set M? So it is the set of all square matrices of any order, of order n by n. And what is your R? R तो आपको समझ आ जाता है, it is the real number. तो determinant is nothing but a function defined from the set of square matrix upon real numbers. तो यहाँ से एक बात समझ आती है कि सिंस यहाँ सिर्फ स्क्वायर मेट्रिसेस इन्वॉल्व हैं, तो एक बात ध्यान दे दीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट का कोई सरोकार नहीं है. मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और आई कैन से इज नॉट डिफाइंड. हाउ डू वी डिनोट डिटर्मिनेंट? सो डिटर्मिनेंट वी डिनोट एज इन द फॉर्म ऑफ, जो मॉडुलस का साइन है वही लेते हैं. तो वर्टिकल बार्स अगर हम लोग दें, यस, तो अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है या बी है, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ बी एज बार लगा दूंगा, या मैं डेल्टा ऑफ बी लिखूंगा. तो कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो. और इन्वर्टिबल कब होता है? जब इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट. तो एक कंडीशन भी आ जाती है यहीं से कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है और नॉन सिंगुलर, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को नॉन ज़ीरो होना होगा, तभी बी इन्वर्स will exist. Now moving on further,
with the classification. So on the basis of order, जो हमने दो कैटेगरी में सब कैटेगरी में डिवाइड किया ऑर्डर के बेसिस पर, एज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. वी ऑल नो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज m इज इक्वल्स टू n. और रेक्टेंगुलर किसको कहेंगे? जहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हों, जिस मैट्रिक्स में m नॉट इक्वल्स टू n. तो क्या दो केस बनता है? या तो m n से बड़ा है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है. आगे मैं सिंस स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड भी कुछ बातें लेट मी डिस्क्राइब. डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. लेट मी गिव ए brief description of square matrix. Square matrix, already we know that square matrix has equal number of rows and columns. So सबसे लीस्ट ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है वो क्या होगा? 1 by 1, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट अरेंज होगा. फिर 2 by 2, 3 by 3 एंड सो ऑन n by n. अगर स्टेटमेंट में ये कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, या कहें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, एक ही बात है. तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा. इफ़ आई राइट ए जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, एक ही एलिमेंट है, तो A11 पोजिशन का ही एक ही एलिमेंट है. ऑफ ऑर्डर जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर ए 2 by 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. और थोड़ा सा अगर मैं सर्जरी करूं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के में के 3 रीजन्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. पहला रीजन होता है आपका डायगोनल रीजन. ये बात तो आप समझ ही रहे हैं. मैट्रिक्स अरेंजमेंट, एंड अरेंजमेंट इज नोन बाय द पोजीशन ऑफ इट्स एलिमेंट. एलिमेंट की पोजीशनिंग से आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है या अरेंजमेंट हो रहा है, तो इसीलिए पोजीशनिंग ऑफ द एलिमेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस या प्राथमिकता दी जाती है. यस. तो डायगोनल रीजन क्या है? तो अगर आप देखें ऑर्डर 1 by 1 में तो नहीं बात समझ आएगी, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है. वैसे ऑर्डर 2 by 2 से आप देखिए, ये एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं या डायगोनल रीजन कहा जाता है. सेम आप देख सकते हैं. सो बेसिकली अगर हम कहें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n या ऑर्डर n, देन द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द पोजीशन वेयर I इक्वल्स टू j, और आई कैन से द एलिमेंट्स positioned at the position AII position, या elements of the form AII will be termed as the diagonal elements. इसको हम लोग कहते हैं diagonal elements. In fact diagonals अगर देखे जाएं तो 2 तरह के diagonals होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में. पहला जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डायगोनल या सिंपली डायगोनल, डिफ़ॉल्ट नेम, या प्रिंसिपल डायगोनल, या लीडिंग डायगोनल, या मेन डायगोनल. ये कई सिनोनिम्स हैं, वर्ड्स यूज़ होंगे मीनिंग द सेम. तो कौन सा है? अगर हम दिखाएं 2 by 2 ऑर्डर में मैं दिखाऊं, ये जो एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33 या A11, A22, this is your I can say diagonal elements, या प्राइमरी डायगोनल, या मेन डायगोनल, या लीडिंग डायगोनल. एक तो डायगोनल का हिस्सा हो गया, और 2 हिस्सों में आप और देख सकते हैं डिवाइड करता है. एक हिस्सा, एक रीजन जो इस डायगोनल के ऊपर लाई कर रहा है, और एक हिस्सा जो इसके नीचे लाई कर रहा है. यहाँ भी आप देख सकते हैं
तो मैंने कहा दो तरह के डायगोनल है, तो दूसरा डायगोनल कैसे बन रहा है? तो दूसरा जो डायगोनल होता है वो होता है आपका आर यू एबल टू रिकग्नाइज? ये है मेरा सेकेंडरी डायगोनल। एआईआई पोजीशन के एलिमेंट्स को, तो जब मैं डायगोनल एलिमेंट्स कहता हूँ तो बेसिकली मैं प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ, मतलब एआईआई पोजीशन के एलिमेंट्स को इन द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ सिर्फ एक ही प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट है, मतलब एक ही डायगोनल है। यहाँ आपके दोनों डायगोनल्स नज़र आ रहे हैं, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी। वैसे ये भी नज़र आ रहा है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। यस, द सेकेंड टाइप ऑफ डायगोनल इज द सेकेंडरी डायगोनल, और ये सबसे इरेलेवेंट पार्ट है, हमको इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हमेशा हमको प्राइमरी डायगोनल के बारे में, इसीलिए आप देखेंगे डेफिनेशंस में कहीं भी आप पढ़ेंगे तो प्राइमरी डायगोनल या मेन डायगोनल की डेफिनेशंस को ही आप स्टडी में लाते हैं। सेकेंडरी डायगोनल की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसकी सिग्निफिकेंस ही नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ अवॉइडेड। तो ये पहला रीजन था डायगोनल रीजन, इजंट इट? तो दूसरा रीजन मेरा क्या है? तो दूसरा रीजन है मेरा जिसको हम लोग कहते हैं अपर triangular region. Let me for that again order 2 by 2 और order 3 by 3 के जनरल फॉर्म्स लिख लूँ मैं। तो ये था आपका मेन डायगोनल। I can say it is the region, upper triangular region is the region containing elements lying above the main diagonal या प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर I इक्वल्स टू जे स्क्वायर मैट्रिक्स में का मेन डायगोनल या प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल रिप्रेजेंट करता है, तो अपर ट्रायंगुलर रीजन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ज़रा देख लें इस केस में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A12 इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्डर 2/2 और ऑर्डर 3/3 के रिस्पेक्ट में जो हैं A13 A12 A13 A23। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें देख लें आप, रो और कॉलम में अगर आप चेक करें तो AIJ में योर I इज ऑलवेज लेस देन J, आई कैन से दैट, इजंट इट? तो आपके अपर ट्रायंगुलर रीजन वो रीजन है विच कंटेन्स द एलिमेंट AIJ फॉर I लेस देन J, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर रीजन। यस, वैसे ही अगर आप उसी के रिस्पेक्ट में देखें, मेन डायगोनल से नीचे जो एलिमेंट्स या रीजन मिल रहा है बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर रीजन, विच इज द थर्ड पार्ट और पोर्शन ऑफ या रीजन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर रीजन। सो आई कैन से lower triangular region represents the region containing elements lying below the main diagonal or principal diagonal, leading diagonal in a square matrix। तो 2/2 ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ये आपका अपर ट्रायंगुलर रीजन था, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कहेंगे, इस रीजन में जो एलिमेंट्स लाई करेंगे, या लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स थे। और 3/3 ऑर्डर के रिस्पेक्ट में भी देख लें, ये isn't it? तो ये आपका अपर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हो जाएंगे। पर
पोजीशन के हिसाब से क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें A21, या यहाँ से मैं आपको जस्ट डाइसेक्ट करके, तो यहाँ क्या हो रहा है, I इज़ ग्रेटर देन J। सो AIJ में अगर I इज़ ग्रेटर देन J, तो इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर ट्राइंगुलर। जो भी एलिमेंट्स इस रीजन में लाई करेंगे उनको लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स, और इस रीजन को लोअर ट्राइंगुलर रीजन कहते हैं। इफ I इज लेस देन J, देन इट इज अपर ट्राइंगुलर रीजन, और जो भी एलिमेंट्स उस रीजन में लाई करेंगे उनको अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स। I इक्वल्स टू J के लिए, यस। सो इन, अगर मैं समराइज करूं अपनी पूरी बात को, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर I इक्वल्स टू J है, देन दिस रिप्रेजेंट्स, या मैं कहूँ AII रीजन के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, या डायगोनल रीजन, या प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स, या लीडिंग। ये कई, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग में आपके, या मेन डायगोनल। I लेस देन J को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स या रीजन, एंड I ग्रेटर देन J को हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स या रीजन। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की सर्जरी की जाए, तो उसकी सर्जरी करने पे आपको ऐसे बेसिक 3 हिस्सों में आप, या 3 रीजन्स में उसको डिवाइड या क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहीं से एक और नया डेफिनेशन जो आप कंपटीशन सिलेबस में ज़रूर पढ़ते हैं, विच इज़ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक डेफिनेशन आ रही है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज बेसिकली, तो डेफिनेशन कहता है दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द diagonal elements of a square matrix is called as the trace of the square matrix. How do we denote the trace? So denoted as, पहले 2 लेटर्स ले लीजिए वर्ड के, TR, कैपिटल T स्मॉल r, तो इट मीन्स ट्रेस ऑफ, तो ऑब्वियसली दिस मैट्रिक्स ए मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और एल्जेब्रिक सम है तो इसका मतलब इट इज समेशन ऑफ, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था ऑर्डर इन जनरल ऑफ ऑर्डर n बाय n, सो इट इज समेशन AII for I equals to 1 to n. That's the definition of trace of a square matrix. Yes? अब इस पर कुछ questions देख ले। For alpha, beta, gamma belonging to R, let matrix A equals to alpha square 6 8 3 beta square 9 4 5 gamma square, and matrix B equals to 2 alpha minus 1 3 5 2 2 beta minus 1 6 1 4 2 gamma minus 1. If trace of matrix A equals to trace of B, then the value of alpha raised to power minus 1 plus beta raised to power minus 1 plus gamma raised to power minus 1 is A0, B minus 1, C3, D minus 3. सो आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी कैसे है, ऑर्डर क्या है, 3 by 3 ऑर्डर के
स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इसीलिए इनके ट्रेस यस। और क्या गिवन है? इफ यू लुक एट द सॉल्यूशन, सिंस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बी, सो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट्स क्या नज़र आ रहे हैं? तो ए पोजीशन के एलिमेंट्स ये हैं, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? इनका एल्जेब्रिक सम, इनका समेशन, आप ले लेंगे इनका सम। सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स बी के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? तो ये नज़र आ रहे हैं 2 अल्फा माइनस 1, 2 बीटा माइनस 1 एंड 2 गामा माइनस 1। तो ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी क्या होगा? इनका एल्जेब्रिक सम। अब फर्दर अल्फा स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 2 अल्फा माइनस 1 है, अल्फा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ 2 अल्फा माइनस 1 है। इस पूरे टर्म को मैं ले आऊँ, ग्रुप कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड में लाके अल्फा स्क्वायर के साथ, तो क्या बन रहा है? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1। वैसे बीटा स्क्वायर के साथ 2 बीटा माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड में लाके ग्रुप कर दूँ तो क्या बन रहा है? बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1। वैसे गामा स्क्वायर के साथ 2 गामा माइनस 1 को ग्रुप कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में लाके ट्रांसपोज करके, तो क्या हो रहा है? गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा, 2 गामा, गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा प्लस 1। तो क्या हो जा रहा है? ये बन जा रहा है अल्फ़ा माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बन जा रहा है बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बन जा रहा है गामा माइनस 1 होल स्क्वायर। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, मुझे बताइए रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 कब होगा? तो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, वन केस व्हेन ईच वन ऑफ द रियल नंबर इज इक्वल्स टू 0। तो ट्रिवियल सोल्यूशन जो होता है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड 0 होगा, तभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 होगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर 0, बीटा माइनस 1 का स्क्वायर 0, गामा माइनस 1 का स्क्वायर 0। इसका मतलब अल्फ़ा माइनस 1 0, बीटा माइनस 1 0, गामा माइनस 1 0। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 1। यस, ये अगर 1 आ रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। अल्फ़ा इन्वर्स, बीटा इन्वर्स एंड गामा इन्वर्स विल ऑल्सो बी 1. So value of this will be 1 plus 1 plus 1, which is 3. So option C is my answer in this case. Yes? तो ट्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने इसीलिए प्रैक्टिस कर लिया ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे। दूसरा, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इफ आई टेक अप अनदर क्वेश्चन जिसमें मैट्रिक्स ए गिवन है as 1 2 0 minus 5 3 6 minus 1 4 5। पहला पार्ट जो मैं आपसे पूछूं यहाँ कि क्या मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट इज। सो व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए? सो ट्रेस ऑफ ए आप देख सकते हैं, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो इनका बस हमको सम लेना है। तो 1 + 3 + 5 विच इज़ 9। यस, सेम आप देख सकते हैं, ये मेन डायगोनल था या प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल था, तो इससे ऊपर जो ये एलिमेंट्स हैं ये आपके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हो गए, और ये जो नीचे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये क्या हो गए? हमारे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हो गए। सो इफ आई आस्क इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो आपका हो गए 3 × 3 सब प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज़ 9। ठीक है, तो यहीं से आप देखिए टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं। तो जितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर में
जो आपके इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं वही उतने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इजंट इट? तो ये भी आपने पता लग गया। अब आप कहेंगे सर 3 है, तो इसका मतलब कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं? तो वो भी आप आसानी से कहोगे कि सर ये है 9 - 3 विच इज 6। बट अब मैं अगर पूछूं आपसे कि कितने अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं, यस तो आप गिन के बता दोगे 1 2 3 सर 3 है। और कितने लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं ये भी झट से आप गिन के बताओगे, 3 है, यस। बट मैं पूछूँ ये 3 आए कैसे? तो आप ये देख सकते हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, अगर डायगोनल एलिमेंट्स 3 हैं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वली डिवाइड हो जा रहे हैं, उनका नंबर इक्वली डिवाइड हो जा रहा है इनटू ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर, इनटू अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, यस। और अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को हम लोग ये भी कह सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दीज आर एलिमेंट्स लाइंग above the main leading diagonal, lying above the leading diagonal। और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स लाइंग बिलो द लीडिंग डायगोनल। कुछ जो सभी बच्चे ये कह रहे होंगे सर ये तो सामने दिख रहा है तो क्यों हमसे काउंट करवा रहे हैं? क्योंकि मैं इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूँ बेटा, ठीक है। मैं ऑर्डर 3/3 तक ही सीमित नहीं रखना चाह रहा। अब आते हैं जनरलाइजेशन में, अब धीरे धीरे सोचते हुए। तो इफ़ आई हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हम लोग तो वही लेके चल रहे हैं n/n। अब मैं पूछता हूँ आपसे एक एक बात, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या होगा? आप कहोगे झट से n²। टोटल नंबर ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे सर ऑर्डर नंबर ऑफ रोज n है या कॉलम्स n है तो उतने ही डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जितने, ठीक है। तो वैसे ही नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, AII पोजीशन के अलावा A11 A22 A33 डॉट 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 ANN पोजीशन के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी पोजीशंस में जितने एलिमेंट्स हैं उसके कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर है? तो हम क्या करेंगे टोटल में से डायगोनल एलिमेंट्स को, क्योंकि डायगोनल प्लस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ही टोटल एलिमेंट्स n² बना रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग अबव द लीडिंग डायगोनल क्या है? अबव द लीडिंग डायगोनल का मतलब अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कितने हैं? तो क्या होगा, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने नंबर हैं ये इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, तो n² - n/2 और उतने ही n² - उतने ही नंबर होगा किसके, ऑफ एलिमेंट्स लाइंग बिलो दी लीडिंग डायगोनल। और आई कैन से लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। yes
So if I give you a question, it says that the number of elements that a square matrix of order n has below its leading diagonal is जरूर मैंने ऑर्डर 3x3 से आपको बात गिनवा के समझाई थी, बट यहाँ मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला की तरफ लेने चाह रहा हूँ। तो n स्क्वायर माइनस n बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। दिस इज योर n स्क्वायर माइनस n बाई टू। सो इसमें आप क्या कहोगे? ऑप्शन बी इज योर आंसर। यस और नो? So students, in this second lecture on matrices, let's discuss the operation on matrices and start it by comparing matrices. तो comparison of matrices हम लोग करते हैं। Basic operation में comparison, सबसे पहले दो matrices को compare करें हम लोग। Comparison का क्या मतलब है? दो matrices को compare करने का मतलब है कि हम दो arrangements को compare कर रहे हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हम लोग कह सकते हैं अनइक्वल अरेंजमेंट, दोनों अरेंजमेंट अनइक्वल हो, सेम ना हो, सिमिलर अरेंजमेंट एंड सेम और आइडेंटिकल अरेंजमेंट। दो मैट्रिसेस को कंपेयर करना मतलब दो अरेंजमेंट्स को कंपेयर करना, और दो अरेंजमेंट्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं कि या तो दोनों की दोनों अरेंजमेंट्स, या पर्सपेक्टिव में देखो तो मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो दोनों की दोनों मैट्रिसेस अनइक्वल हो, सिमिलर अरेंजमेंट हो तो सिमिलर अरेंजमेंट को हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो, अनइक्वल अरेंजमेंट मतलब अनइक्वल मैट्रिसेस। सीधी सी बात है। सेम और आइडेंटिकल अरेंजमेंट मतलब आई कैन से इक्वल मैट्रिसेस। तो सबसे पहला बात आ रही है, हम लोग कह सकते हैं ऑपरेशन में इट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। और इक्वालिटी में भी दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो इक्वल और दूसरा इक्विवेलेंट। जस्ट जैसे हम लोग क्लास 9-10 में पढ़े थे सिमिलर ट्राइंगल्स में सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सेम बात आप यहाँ इक्वल और इक्विवेलेंट में भी देख सकते हैं। तो पहले मैं आता हूँ इक्विवेलेंट मैट्रिसेस किसको कहते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस को अगर आप देखेंगे कुछ बुक्स में टेक्निकली लैंग्वेज में कंपेरेबल मैट्रिसेस भी कहा जाता है। तो मैंने तो एक फ्रेज में ही इसको कर दिया कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस इम्प्लाइज सिमिलर अरेंजमेंट्स। तो डेफिनेशन क्या कहता है? जो मैथमेटिकल डेफिनेशन कहता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है सपोज n/n और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है p/q, देन मैट्रिक्स A and B आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ व्हेन ऑर्डर ऑफ A मैट्रिक्स A इक्वल्स टू व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का मतलब होता है मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर। और ये पॉसिबल कब होगा? तो इसका मतलब है सो m/n और p/q इक्वल कब होंगे और सेम ऑर्डर के कब होंगे? तो फर्दर हम लोग कह सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। यस, दिस इज the definition for equivalent matrix. We can take some examples also. So for example हम लोग कह सकते हैं अगर मैं जीरो मैट्रिक्स लेता हूँ, जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऑफ ऑर्डर 2x2 जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो। आगे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बात करूँगा। तो एक जीरो मैट्रिक्स लूँ ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड दूसरा मैट्रिक्स लूँ ऑफ ऑर्डर जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। तो दो रो 3 कॉलम्स मिला के 6 एलिमेंट्स और 6 के सारे एलिमेंट्स 6 के 6 एलिमेंट्स जीरो हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि
दिस, यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज सेम बट द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल. तो हम लोग कह सकते हैं दिस जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू, क्योंकि दोनों का सेम ऑर्डर नहीं है. आ रही बात समझ में? आफ्टर डिस्कसिंग इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, लेट्स कम टू नाउ equality of matrices, or I can say equal matrices. What is the condition? We're going to study the condition for equality of two matrices, या condition जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं और हम लोग मैट्रिक्स कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अरेंजमेंट्स के बारे में बात हो रही है. तो आई कैन से आइडेंटिकल और सेम अरेंजमेंट. दो अरेंजमेंट्स सेम या आइडेंटिकल कब होंगे, उसके लिए लेट्स कम टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन. तो वैसे ही अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ऑर्डर है m/n ऑर्डर, दूसरा मैट्रिक्स है B ऑफ ऑर्डर p/q, देन दे आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ व्हेन. तो कुछ कंडीशंस हैं. तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने के लिए दोनों को सिमिलर अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो द टू मैट्रिसेस must be equivalent, that is I can say similar arrangements होनी चाहिए या comparable होने चाहिए दोनों matrices. Equivalent matrices को I have already told you that comparable matrices भी कहा जाता है. तो इसका मतलब order of A equals to order of the matrix B, that is M equals to P, क्योंकि दोनों के number of columns same होने चाहिए और number of रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम होने चाहिए. तो m इक्वल्स टू पी एंड n इक्वल्स टू क्यू. यस, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके एलिमेंट्स एट सेम पोजीशन इन बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल. इसको मैं सेकेंड कंडीशन ले सकता हूँ, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. इसको मैं कह सकता हूँ सेकेंड एरे. पहला इक्विवेलेंट होना चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए. दूसरा नंबर ऑफ रोज सेम ऑर्डर से आपको बात समझ आती है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों साइमल्टेनियसली इक्वल होने, सेम होने चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ रोज इक्वल है कॉलम्स इक्वल नहीं है, या सिर्फ कॉलम्स इक्वल हैं तो रोज इक्वल नहीं है. हम उनको कंपेयर या इक्वल मैट्रिसेस नहीं कह पाएंगे. यस, एलिमेंट्स एट सेम पोजिशन. तो तीसरी कंडीशन मैं इसको कह सकता हूँ, आई कैन सी इट एज ए थर्ड कंडीशन, कि एलिमेंट्स एट सेम पोजीशन इन बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल. इससे क्या बात समझ आती है कि ए आई जे कोई भी n इक्वल्स टू बी आई जे हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं. फॉर ऑल वेयर इज योर आई, आई लाई कर रहा है 1 से m तक. m एंड p आर इक्वल फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, वी नो दैट. सो 1 से p तक या 1 से m तक, जो मर्जी कहें. And where does j lies? From 1 to I can say n. Here n equals to q also. So ये आपकी condition है. Yes, for example, if you look at matrix A 3 2 1 0 -2 -1, I can say this is not equals to another matrix 3 2 1 -1 0 5 1 -1 0, और इसको मैं कह सकता हूँ एज मैट्रिक्स B. तो मैट्रिक्स A नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स B. कैसे मैंने कह दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर है 3/2 और जबकि इसका ऑर्डर है 3/3. यहाँ पहली कंडीशन ही वायलेट हो रही है, इक्विवेलेंट ही नहीं हो रहे, सिमिलर अरेंजमेंट ही नहीं हो रही. तो सेम अरेंजमेंट कैसे, आइडेंटिकल अरेंजमेंट कैसे होगा. यस, द क्वेश्चन लेट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3 2 1 x y 5 1 -1 4. दिस इज A B C -1 0 D E F G. और इसके साथ साथ मैं कहूँ कि मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B, ये गिवन है आपको इंफॉर्मेशन. तो आप देख सकते हैं
इक्वालिटी के लिए पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों इक्विवेलेंट हो रहे हैं, कंपेरेबल, आप दोनों अरेंजमेंट्स को कंपेयर कर पा रहे हैं, सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑल्सो 3/3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो 3/3। तो आपके सेम ऑर्डर के हो गए, इक्विवेलेंट हो गए मैट्रिसेस। अब वो कह रहे हैं कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल भी हैं, मतलब आइडेंटिकल अरेंजमेंट से। तो अब हमारी बात आती है, इक्वालिटी के दो कंडीशंस तो आपके वेरीफाई हो गए, सेम ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, यस। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? एलिमेंट्स एट सेम पोजीशन इन बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ए को क्या वैल्यू लेनी होगी? अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो योर ए मस्ट बी इक्वल्स टू 3, इजंट इट? क्योंकि A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है मैट्रिक्स बी का, और 3 भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो सेम पोजीशन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, इक्वलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए उनके बीच में। A12 एलिमेंट है बी जो कि 2 के बराबर होना चाहिए, A13 एलिमेंट है सी जो कि 1 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी होगी, हम कब कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी? जब ये कंडीशन जो मैं लिख रहा हूँ साथ में, ये साथ में अटैच होना चाहिए। ये x किसके बराबर होना चाहिए? तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल इन बोथ द मैट्रिसेस। तो x मस्ट बी इक्वल्स टू -1, y मस्ट बी इक्वल्स टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, d मस्ट बी इक्वल्स टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम, e मस्ट बी इक्वल्स टू 1, f must be equals to -1 and g must be equals to 4। तब हम कह सकते हैं कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर इनमें से कोई भी एक भी एलिमेंट, सपोज a 3 के बराबर नहीं होता, मान लीजिए मैं यही लिखता, यह आता 3 2 1 -1 0 5 1 -1 4, यही है मैट्रिक्स ए होना चाहिए। और बी में मैं थोड़ा सा अलग कर देता, ए की जगह, ए को 3 की जगह -3 कर देता और बाकी सब सेम रखता। तब आप क्या कहते? एक भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन से हटेगा, चेंज होगा, जो हमने यहाँ लिखा है, यस, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों अरेंजमेंट्स सेम आइडेंटिकल नहीं है, यस। सो वी कैन टेक अप इलस्ट्रेशन 1 गिवन ऑन पेज 5.3 ऑफ योर RD शर्मा RDS। क्या कहता है? x माइनस वाई 2x माइनस वाई 3z प्लस w इक्वल्स टू, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, यस। पर अपनी तसल्ली के लिए आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट पहली कंडीशन, दोनों के ऑर्डर सेम है, यस। तो ये इक्वल कब होंगे, आइडेंटिकल कब होंगे? हमको x और y और z, x y z w की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि x y z w क्या वैल्यू होगी कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 2x, और यहाँ अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ y की जगह 2x, तो x माइनस 2x इक्वल्स टू -1, तो -x इक्वल्स टू -1, so x equals to 1. Similarly, y will be, for x equals to 1, what will be your y? It will be 2. Similarly, your 2x plus z must be equals to 5. So here, for x equals to 1, if I substitute x equals to 1 over here, z equals to 3. Similarly, 3z plus w must be equals to 13. So I can substitute here z equals to 3. So 9 plus w equals to 13. So w equals to 4. So what are the values? So my answer is
when x will acquire value 1, y2, z3 and w4, then when we can say that the two matrices are equal. Otherwise, they won't be equal. Moving on, let's take up illustration 2. Again, it is given that x plus 3, 2y plus z, 2y plus x, z minus 1, 4a minus 6 is equals to 0 minus 7, 3, 2a. Order of this matrix is 2 by 2 again, you can see. So this is possible. Equality, identical nature of the two matrices is possible if and only if x plus 3, the elements at the same position must be equal. X equals to minus 3. 2y plus x is equals to minus 7. So for x equals to minus 3, y is equals to minus 2. Similarly, z minus 1 equals to 3. So z equals to 4. And 4a minus 6 is equals to 2a. So 2a minus 6 equals to 0. 2a equals to 6. So here a equals to 3. So the values of x, y, z and a have been found, for which the two matrices must be equal. So page 5.5 of RDS, you can take example 6th as your practice problem. Moving further with example number 8, it says a plus b 2, 5 ab equals to 6, 2, 5, 8. Again, order 2 by 2. You have to find the values of a and b for which the two matrices are equal. So this is possible if and only if when a plus b equals to 6 and ab equals to 8. So from here we can find b as 8 by a and substitute over here a plus 8 by a equals to 6. Taking LCM, what do we get? And cross multiplying, a is either 2 or 4. So for a equals to 2, what is your b? 4. And for a equals to 4, b is 2. So there are two set of values for a of a and b. One is for a equals to 2, b equals to 4, or for a equals to 4, b equals to 2. Continuing further with example 9th, which says that the matrix A 2x plus 1, 3y, 0, y square minus 5y is equals to the matrix B, whose elements are x plus 3, y square plus 2, 0, minus 6. So you can see both are of the same order. So this is possible if and only if when 2x plus 1 is equals to x plus 3. So transposing x to the left hand side, we get 2x minus x, and 1 to the right hand side we get 3 minus 1, which is 2. So your x comes out to be as 2. And y square plus 2 is equals to 3y, and y square minus 5y equals to minus 6. So we have two forms of quadratic equation containing y in the form of
y square minus 3y plus 2 equals to 0 and y square minus 5y plus 6 equals to 0. So we can factorize it. We know y square minus 3y plus 2 can be broken into y minus 1 into y minus 2 equals to 0, whereas y square minus 5y plus 6 can be further written as y minus 2 into y minus 3 equals to 0. So from here we can say y equals to 1 or 2 and y equals to 2 और 3. अब एंड का क्या मतलब होता है? इस एंड की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि y कौन सी वैल्यू लेगा. x की वैल्यू तो आपको आ गई 2, पर y कौन सी वैल्यू. तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन. तो दोनों में जगह जो सेट ऑफ y की वैल्यूज़ आई हैं उसमें y की जो कॉमन वैल्यू है, वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर द कॉमन वैल्यू ऑफ y which is 2. Why we are doing it? Why we are only considering the common value? तो आप देख सकते हैं अनकॉमन वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं फॉर y इक्वल्स टू 3. अगर मैं y इक्वल्स टू 3 लेता हूँ पहले तो क्या हो रहा है? 3y हो जाएगा आपका, 3y हो जाएगा 9, बट एंड y स्क्वायर प्लस 3 के 2 क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 2. ये दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए ना आपके हिसाब से, ये दोनों बराबर होने चाहिए. बट y इक्वल्स टू 3 पर 3y तो 9 हो रहा है एंड y स्क्वायर प्लस 2 कितना हो रहा है? 11 हो रहा है. तो दोनों एलिमेंट सेम या इक्वल नहीं हैं, तो इसके कारण मैट्रिक्स A B के बराबर नहीं होगा. इजंट इट? सिमिलरली फॉर y इक्वल्स टू 1 ऑल्सो यू कैन से, y इक्वल्स टू 1 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ y स्क्वायर माइनस 5y किसके बराबर होना चाहिए? -6 के बराबर होना चाहिए. बट लेट्स सी क्या हो रहा है. ये y इक्वल्स टू 1 पुट करने पर -4 आ रहा है जो कि -6 के बराबर नहीं है. तो अगेन अगर y 1 वैल्यू ले रहा है तो उसके लिए भी ये मैट्रिक्स A इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों अरेंजमेंट सिमिलर नहीं है. तो हमको अनकॉमन वैल्यू नहीं लेनी y की, इसीलिए हम y की कॉमन वैल्यू ले रहे हैं जो कि 2 है इन दिस केस. सो हमारा सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या होगा? आंसर क्या होगा? फॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2 वी आर गोइंग टू से दैट द टू मैट्रिसेस आर इक्वल. तो यहाँ तक आपकी पहली एक्सरसाइज R.D. शर्मा से आप इजीली एकेडमिक में भी जितना डिस्कशन हुआ होगा अगर आसानी से आप कर सकते हैं. और इसमें पहली एक्सरसाइज 5.1 में लेट मी टेल यू, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो सिंस मैं कंपटीशन का टॉपिक में ही पढ़ा रहा हूँ, बट बता दूँ कि एक्सरसाइज 5.1 R.D. शर्मा के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 आर वेरी वेरी गुड एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. तो इसको ज़रूर आप कर लीजिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन डिस्कस विथ मी. सो आई एम मूविंग फर्दर.